नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ NTA UGC नेट शिक्षण एवं शोध अभियोगिता KVS मदान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था। आज इसका ये भाग 5 है दोस्तों, जो कि आज इस क्लास का ये अंतिम वीडियो भी रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो कृपया करके वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सकेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 भाग 5। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा स्टेप 7 यानी सोपान 7, प्रदत्तों का प्रसंस्करण और विश्लेषण। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग डाटा। चलिए इसको आज हम लोग देखते हैं। प्रदत्त एकत्रित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया के अगले चरण में प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए उन्हें कुछ प्रबंधनीय समूहों या तालिकाओं में संगठित किया जाना चाहिए, और ऐसा प्रदत्तों का प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकरण करके किया जा सकता है। पहला पॉइंट है संपादन यानी एडिटिंग करना। प्रदत्तों में शोधन या शुद्धि की प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है। संपादन का मुख्य उद्देश्य जो है प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए गलत अनुमान, गलत वर्गीकरण और त्रुटियों की पहचान करना एवं उनको कम करना होता है। संपादन के माध्यम से कूट लेखन के लिए प्रदत्तों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, कूट लेखन यानी कोडिंग। यह अनुसंधान में किसी चर के माप पर निर्भर करता है। कूट लेखन के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदत्त गुणात्मक है या परिमाणात्मक। गुणात्मक प्रदत्त वर्णनात्मक, श्रेणीगत या असतत हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिमाणात्मक और स्पष्ट जानकारी को संख्यात्मक मूल्यों में परिवर्तित करके संसाधित किया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यह आमतौर पर उस स्तर पर किया जाता है जब कर प्रदत्तों की श्रेणियों को प्रतीकों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें बाद में सारणीबद्ध कर गिना जा सकता है। वर्णनात्मक या गुणात्मक प्रदत्त में शोधकर्ता साक्षात्कार की प्रतिलिपि के माध्यम से चलता है, जिसमें लोग एक ही घटना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है प्रदत्तों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। प्रदत्तों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों को सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। यह निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्षमा करिएगा दोस्तों, एक सेकेंड। विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। प्रदत्त वर्णनात्मक या संख्यात्मक हो सकते हैं। इसके अलावा वर्गीकरण या तो सरल वर्गीकरण हो सकता है या बहुसंख्यक वर्गीकरण। नंबर 1, सरल वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हम केवल एक विशेषता पर विचार करते हैं और संपूर्ण समष्टि को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला समूह जिसमें एक विशेष गुण होता है, दूसरा समूह वह जिसमें वह गुण नहीं होता है।
उदाहरण के द्वारा देखते हैं। MBA उपाधि, हाँ 25, नहीं 5 और कुल दोस्तों 30। ठीक है, आगे है हमारा बहुसंख्यक वर्गीकरण। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस वर्गीकरण में हम एक साथ दो या अधिक विशेषताओं पर विचार करते हैं और प्रदत्तों को कई वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। एक है लिंग। ठीक है, इसमें पुरुष महिला, फिर हाँ में पुरुष महिला, फिर नहीं में पुरुष महिला, फिर कुल में दोस्तों पुरुष महिला। तो स्नातकोत्तर आ जाएगा, फिर PhD आ जाएगा, उसमें जो भी हो। आगे है वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। ठीक है, वर्गीकरण आय, आयु, भार, कर, उत्पादन आदि से संबंधित प्रदत्तों के साथ किया जाता है। ऐसे परिणामात्मक प्रदत्तों को चरों के सांख्यिकी रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आगे है सारणीकरण। ठीक है, टेबुलेशन। सारणीकरण तकनीकी प्रक्रिया का एक भाग है जहां वर्गीकृत प्रदत्तों को तालिका के रूप में दर्शाया जाता है। यह कच्चे आंकड़ों का सारांश एवं विश्लेषण करने की सुगठित रूप से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। इस उद्देश्य के लिए यांत्रिक उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है और यदि प्रदत्तों की संख्या बहुत अधिक हो तो सारणीकरण के लिए कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रदत्तों को कॉलम और पंक्तियों में दर्शाने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। आगे यह निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होती है। नंबर 1, यह तुलना करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। नंबर 2, इसे मदों का योग करना एवं त्रुटियों का पता लगाना सरल होता है। नंबर 3, यह विभिन्न सांख्यिकीय संगणना के लिए आधार प्रदान करती है। आगे है सारणीकरण को सरल एवं जटिल सारणियों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे है सरल सारणीकरण में परिणाम मुख्य तौर पर एक ही तरह की तालिका में बताए जाते हैं जिसमें केवल प्रदत्त की एक ही विशेषता के बारे में बताया जाता है, जबकि जटिल सारणीकरण में परिणाम दो तरह की तालिका में दर्शाए जाते हैं जिसमें प्रदत्त की दो परस्पर विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। आगे है प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। सारणीकरण के बाद विभिन्न गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों की मदद से प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे प्रतिशत, औसत, सहसंबंध, गतिगमन इत्यादि। यह काफ़ी हद तक गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों पर निर्भर करता है। आगे दोस्तों गुणात्मक प्रदत्त विश्लेषण। ठीक है, आइए देखते हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कई बार व्यक्तिगत हो सकता है और इसमें मुख्य रूप से कुछ कठोर नियम एवं प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसमें शोधकर्ता सामग्री विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाता है। सामग्री विश्लेषण का अर्थ है मुख्य विषय की पहचान करने के लिए साक्षात्कार की सामग्री का विश्लेषण करना। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पहला है दोस्तों मुख्य विषयों को स्पष्ट करना। दूसरा, मुख्य विषयों के लिए कूट निरूपित करना। तीसरा, मुख्य विषयों के अंतर्गत प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करना। चौथा, रिपोर्ट के मूल पाठ में विषयों और प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करना। ठीक है, एकीकृत करना। ठीक है, आगे है दोस्तों परिमाणात्मक डेटा विश्लेषण। ठीक है, वो क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है। चलिए, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, वो मतलब एक हम बता रहे थे, इसका एक नॉर्मली तरीके से क्वालिटी क्वांटिटी। चलिए आगे देखते हैं।
इसका दोस्तों यह विधि अच्छी तरह से अभिकल्पित और प्रशासित सर्वेक्षण हेतु शाब्दिक प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें प्रदत्तों का विश्लेषण मैन्युअली या कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। मैनुअल प्रदत्त विश्लेषण, यह विश्लेषण उस स्थिति में किया जाता है जब प्रतिवादियों और चरों की संख्या बहुत कम हो। यह केवल आवृत्तियों और सरल क्रॉस सारणीकरण की गणना के लिए ही उपयोगी है। कंप्यूटर द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण करना, यदि आप कंप्यूटर के माध्यम से प्रदत्तों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको इसके उचित प्रोग्रामों से परिचित होना चाहिए। इस क्षेत्र में कंप्यूटर और सांख्यिकी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विंडोज के लिए एसपीएसएस इसका सबसे सामान्य सॉफ्टवेयर है। हालांकि डेटा इनपुट लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है और अगर इसमें डेटा गलत तरीके से प्रेषित किया जाए तो यह अंतिम परिणाम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, हम लोगों को जानकारी के लिए है आईबीएम का कंप्यूटर सांख्यिकीय विश्लेषण कार्यक्रम, जिसको पहले आंग्ल भाषा में एसपीएसएस यानी स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस कहा जाता है, जिसका नाम बाद में बदलकर एसपीएसएस स्टैटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन किया गया। पूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया योजना, डेटा संग्रह का विश्लेषण, रिपोर्टिंग, प्रविस्तारण आदि का ध्यान रखता है। इसका उपयोग शोधकर्ताओं, सर्वेक्षण कंपनियों और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है उपकल्पना का परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्रदत्त विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता में उपकल्पना का परीक्षण करने की स्थिति में होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसी संभावना होती है कि गुणात्मक अध्ययन में कोई औपचारिक परिकल्पना ना हो। परिमाणात्मक अध्ययन में हम यह देखते हैं कि तथ्य उपकल्पना का समर्थन कर रहे हैं या उसके विपरीत है। इस उद्देश्य के लिए सांख्यिकीविदों द्वारा विभिन्न परीक्षण विकसित किए गए हैं, जैसे काई वर्ग परीक्षण, टी परीक्षण, एफ परीक्षण इत्यादि। आगे दोस्तों, यहाँ छात्रों को यह बताना उपयुक्त रहेगा कि नया दर्श के आकार के आधार पर सांख्यिकी परीक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला पॉइंट, लघु नया दर्श परीक्षण, जिसमें नया दर्श में इकाइयों की संख्या अधिकतम 30 होती है। दूसरा, विपुल नया दर्श परीक्षण, जिसमें नया दर्श में इकाइयों की संख्या 30 से अधिक होती है। उपकल्पना के आधार पर सांख्यिकी परीक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, प्राचल सांख्यिकी परीक्षण, जिनमें जनसंख्या के बारे में कोई उपकल्पना की जाती है। दूसरा, अप्राचल सांख्यिकी परीक्षण, जिनमें जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में कोई उपकल्पना नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए चिन्ह परीक्षण, विल्कोक्सन का युग्म चिन्ह श्रेणी परीक्षण, माध्यिका मैनहट्टनी यू परीक्षण आदि। काई वर्ग परीक्षण को हम अप्रचल सांख्यिकी परीक्षण या वितरण मुक्त परीक्षण की श्रेणी में ही रखते हैं। उपकल्पना का सामान्यीकरण और व्याख्या, आइए देखते हैं। यहाँ यह दोहराना आवश्यक है कि सामान्य व्यवहार में उपकल्पना का अर्थ किसी अस्थायी विचार से होता है जिसके गुणागुण
अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हों। सामान्यतः वैज्ञानिक परिकल्पनाएं गणितीय प्रतिरूप के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। जो उपकल्पनाएं अच्छी तरह परीक्षण के बाद सुस्थापित हो जाती हैं उनको सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखते हैं, उनको सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि कोई शोधकर्ता के पास कोई उपकल्पना नहीं होती तो वह अपने निष्कर्षों की किसी सिद्धांत या सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या करता है। इससे कई नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान दोस्तों भविष्य में नए अनुसंधान से दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोपान 8 यानी स्टेप 8 हम लोग पढ़ेंगे अब दोस्तों। ये लास्ट स्टेप भी होगा इस लेसन का। ठीक है, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। शोध रिपोर्ट का प्रारूप टॉपिक है। शोध रिपोर्ट का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है। निम्नलिखित तालिका में रिपोर्ट एडिलेड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट के प्रस्तावित प्रारूप को संक्षेप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों दिखाया गया है। व्यापक विभाजन अनुभाग एक तरफ है दोस्तों, व्यापक विभाजन यानी बोर्ड डिवीजन और इंडिविजुअल सेक्शन। प्रारंभिक सामग्री, इसमें रिपोर्ट का शीर्षक, विषय सूची, सार या सारांश। इसमें अगला है दोस्तों प्रधान भाग में देखते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, साहित्य समीक्षा होना चाहिए, कभी कभी परिचय में सम्मिलित भी हो, लेक्चर रिव्यू, क्रियाविधि होनी चाहिए, परिणाम होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, अनुशंसाएं होनी चाहिए। ठीक है, अनुशंसाएं कभी कभी निष्कर्ष में सम्मिलित होती है। चलिए आगे देखते हैं। पूरक सामग्री में क्या, संदर्भ या ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे स्वरूपण शैलियाँ, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों की एक सूची बनाएं जिनका प्रयोग किया गया हो। बाद में स्रोतों की यह सूची आपकी ग्रंथ सूची बन जाएगी। ठीक है, शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से 2 शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती है जिनका वर्णन नीचे किया गया है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन पत्रों, रिपोर्टों और अकादमिक निबंधों में, आगे देख लेते हैं। अकादमिक निबंधों में दोस्तों प्रयोग की जाने वाली मुख्य स्वरूपण शैलियाँ है। APA मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जबकि MLA का उपयोग उदार कला और मानविकी संबंधी विषयों में किया जाता है। इनके द्वारा स्थापित दिशा निर्देश सामग्री, शैली और संदर्भों के लिए समग्र स्वरूपण प्रदान करते हैं। हालांकि इनमें कई समानताएं हैं, वहीं कई अंतर भी हैं। APA और MLA दोनों में ही निम्नलिखित मूलभूत जानकारियां सम्मिलित होती हैं। इनको लिखने का ढंग मुख्यतः निम्न संदर्भों में अलग अलग होता है। ठीक है, आगे अलग अलग होता है। पहला, लेखक का नाम। दूसरा, पुस्तक या लेख का शीर्षक। तीसरा, जनरल शीर्षक। चौथा, प्रकाशन का वर्ष। पांचवा, प्रकाशक। छठवां, प्रकाशन का स्थान। और सातवां, पृष्ठ संख्या। ठीक है, आगे दोस्तों पेपर स्वरूपण, पेपर फॉर्मेटिंग देखते हैं। MLA और
APA दोनों ही डबल स्पेस पेज सुपाठ्य 12 बिंदु फॉन्ट और चारों ओर से 1 इंच हाशिए का पालन करते हैं। एपीए में सेट किए गए पेपर में 4 भाग होते हैं: शीर्षक, पृष्ठ सार, मुख्य काया और संदर्भ। ठीक है, शीर्षक, पृष्ठ सार एक ही है, पृष्ठ सार, मुख्य काया और संदर्भ। सार 150 से 250 शब्द का होता है। इसमें शोध विषय, अनुसंधान प्रश्न, विधियाँ, विश्लेषण और निष्कर्ष आदि का प्रमुख बिंदुओं के रूप में सारांश होता है। सार एक एकल डबल स्पेस पैराग्राफ है। एमएलए के अनुसार स्वरूपित पेपर में अलग शीर्षक, पृष्ठ या सार नहीं होता है। इसके 2 प्रमुख भाग हैं: पेपर की काया, आगे देखते हैं, पेपर की काया और उद्धरण सूचकांक। शीर्षक पृष्ठ देख लेते हैं दोस्तों, आइए। शीर्षक पृष्ठ, टाइटल पेज। एपीए शैली के अंतर्गत स्वरूपित किए गए पेपर में शीर्षक पृष्ठ सहित प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर पृष्ठ शीर्ष लेख का उपयोग किया जाता है। पेज नंबर बिल्कुल दाएं पर रहता है और पेपर का शीर्षक बिल्कुल बाएं पर होता है। शीर्षक पृष्ठ में शीर्षक, लेखक का नाम और संस्थागत संबद्धता शामिल है। दूसरी ओर एमएलए स्वरूपित पेपर में प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक सम्मिलित होता है। यहाँ शीर्षक निबंध से केवल डबल स्थान से अलग होता है। एमएलए में पहले पृष्ठ के बाईं ओर एक शीर्ष लेख होता है जिसमें लेखक का नाम, प्रशिक्षक का नाम, पाठ्यक्रम और दिनांक शामिल है। शेष पृष्ठों में बाईं ओर शीर्षक होता है जिसमें लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या सम्मिलित होता है। आगे है संदर्भ की शैली। एमएलए लेखक पृष्ठ प्रारूप का अनुसरण करते हैं और एपीए लेखक तिथि स्वरूप का अनुसरण करते हैं। एपीए शैली में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में दिया होता है। एमएलए स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोष्ठक में लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या दिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, पृष्ठ संख्या दिया होता है। आगे है एमएलए लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक, वर्ष। ध्यान दें कि वर्ष आखिरी वस्तु है। यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षेप यूपी, यूनिवर्सिटी प्रेस यूपी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है उदाहरण के लिए दोस्तों, स्मिथ जॉन डिकॉन्स्ट्रक्टिंग colonialism, the discourse of the empire 1837 to 1898, Bloomington, Illinois, Wesleyan यूनिवर्सिटी प्रेस 1998। ठीक है, उदाहरण सेकंड दोस्तों, इस तरीके से बताया गया है, एग्जाम्पल दे देके। ठीक है, रोसेनबर्ग ऑथर, इज देयर अ टैक्स इन दिस यूनिवर्स, स्टडीज इन टीचिंग कॉलेज एस्ट्रोलॉजी 1997। यहाँ पे कोड दे दिया गया दोस्तों 221/2042, सॉरी क्षमा करिएगा 221/242। ठीक है, 221 to 242। आगे दोस्तों, एपीए लेखक का नाम, कोष्ठकों में प्रकाशन का वर्ष, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक, विश्वविद्यालय प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाता है।
लटकदार लिखावट। याद रखें कि एक ही लेखक द्वारा एक ही वर्ष में प्रकाशित कार्यों को वर्ष ए, वर्ष के रूप में लिखा जाता है और वर्णानुक्रम में रखा जाता है। लेखक का पहला नाम संक्षिप्त होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पहला नाम क्या होता है? संक्षिप्त होता है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों देखते हैं। उदाहरण के लिए है स्मिथ जे 1998 डिकॉन्स्ट्रक्टिंग कॉलोनियलिज्म द डिस्कोर्स ऑफ द एम्पायर 1837 to 1898 ब्लूमिंगटन आईएल इलिनस वेस्लेयान यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, उदाहरण स्वरूप रोसेनबर्ग ए 1997 इज देयर अ टेक्स्ट इन द दिस यूनिवर्स। तो दो बार हो गया दोस्तों। स्टडीज इन टीचिंग कॉलेज एस्ट्रोलॉजी 12/221 to 242। ठीक है, एमएलए का उपयोग लेखक पेश तथा एपीए का उपयोग लेखक तिथि के लिए किया जाता है। ठीक है, साथ ही एमएलए का उपयोग साहित्य के लिए किया जाता है तथा एपीए का उपयोग जो है वो समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी जैसे विषयों के लिए किया जाता है। ठीक है, दोस्तों एग्जाम्पल उसने एक ही दिया और उसको डिफाइन किया समझाकर, ताकि दिक्कत ना हो। आगे, एपीए में रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा एमएलए में वर्क्स सीटेड का उपयोग किया जाता है। शोध निबंध एवं शोध प्रबंध। आइए देखते हैं दोस्तों, शोध निबंध एवं शोध प्रबंध। भारत एवं यूरोप में शोध निबंध की परिणति स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि है। जैसे कि एमएस या एमटेक या एमएससी या एमफिल इत्यादि। शोध प्रबंध की परिणति डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति विपरीत है, वहाँ शोध निबंध से डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है एवं शोध प्रबंध से स्नातकोत्तर की। ठीक है, आगे, शोध निबंध में यह माना जाता है कि शिक्षार्थी को एक वस्तु विशेष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नई जानकारी का होना पर्याप्त है। इसमें पहले से ही ग्रहण जानकारी के आधार पर नए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। शोध निबंध में कम समय चाहिए। दूसरी ओर शोध प्रबंध में वास्तविक अनुसंधान में उपकल्पना की पुष्टि स्वीकार या अस्वीकार करना अनिवार्य है। शोध प्रबंध में समय भी अधिक चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अधिक चाहिए होता है। आगे हमारा अनुसंधान आचार नीति, रिसर्च एथिक्स। अनुसंधान आचार नीति के लिए मुख्य दृष्टिकोण। पहला, आचार विषयक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कोड होना चाहिए। यह एक प्रकार से परम सिद्धांत है जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे है नंबर 2, नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कोड नहीं हो सकते। नैतिक मापदंड देश या काल के आधार पर परिवर्तनीय हैं, अर्थात ये सापेक्ष है। नंबर 3 दोस्तों, उपयोगितावाद दृष्टिकोण। शोध में नैतिकता के बारे में निर्णय उससे होने वाले लाभ और उस पर होने वाले व्यय की तुलना करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। यदि शोध अध्ययन से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित लाभ अपेक्षित जोखिम से अधिक है तो ऐसा शोध नैतिक माना जाना चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान में हितधारक। आइए, अनुसंधान में हितधारक। अनुसंधान में कई हितधारक होते हैं
जिनका नैतिक से प्रत्यक्ष संबंध है और ये किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधि से प्रभावित हो सकते हैं। मुखी हितधारक प्रतिभागी है या नया दर्श है जिसने आंकड़े प्राप्त करने होते हैं। दूसरा हितधारक शोधकर्ता को माना जा सकता है। इसके अलावा निधियन निधियन एजेंसी और वृहत्तर समाज भी इसके हितधारक है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक मुद्दे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं, प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक मुद्दे। नंबर 1 है दोस्तों जानकारी एकत्रित करना। शोधकर्ता सबसे पहले शोध से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है। अनुसंधान के बिना समाज में कोई भी भौतिक प्रगति या विकास नहीं होता है। इसलिए शोधकर्ता को आगामी चर्चा में विभिन्न बातों पर विचार करके वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है दोस्तों प्रतिभागियों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करना। इस सहमति किसी व्यक्ति के अध्ययन में भाग लेने की इच्छा को दर्शाती है। जिन व्यक्तियों को सूचित सहमति प्राप्त होती है उनको अनुसंधान के अभिकल्प और प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है ताकि वे तर्कशील निर्णय ले सके। नंबर 3 प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अधिकांश लोग प्रोत्साहन राशि के कारण शोध अध्ययन में भाग नहीं लेते हैं बल्कि वे अध्ययन के महत्व से प्रेरित होते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 4 पॉइंट है हमारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। कुछ लोग जानकारी को संवेदनशील एवं गोपनीय मानते हैं। उनकी आय, आयु, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में पूछना उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि यदि प्रतिभागियों को शोध से पहले ही पर्याप्त समय देकर सभी चीज़ों के बारे में स्पष्टतः बता दिया जाए तो यह जानकारी अनैतिक नहीं समझी जाएगी। नंबर 5 दोस्तों प्रतिभागियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना। जब हम प्रतिवादी से प्रदत्त एकत्रित करते हैं या प्रयोगों में किसी विषय को शामिल करते हैं तो हमें सावधानीपूर्वक यह जांच लेना चाहिए कि उनकी भागीदारी से उन्हें किसी प्रकार के नुकसान की संभावना तो नहीं है। नंबर 6 दोस्तों गोपनीयता बनाए रखना। अनुसंधान में एक प्रतिवादी की जानकारी को दूसरे प्रतिवादी से साझा करना अनैतिक है और प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए। आगे है शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे। नंबर 1 पूर्वाग्रह से बचना। अनुसंधान प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है पूर्वाग्रह से बचना। यह अनैतिक माना जाता है। पूर्वाग्रह तथ्यों को जानबूझकर छुपाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तथ्यों को जानबूझकर छुपाने का प्रयत्न है। नंबर 2 दोस्तों उपचार का प्रावधान या अभाव। यह चिकित्सा संबंधित शोध मामले में विशेष रूप से सत्य है। नंबर 3 अनुचित शोध पद्धति का प्रयोग। अनुसंधान में अधिक पक्षपातपूर्ण नमूना विधि या प्रक्रिया का जानबूझकर उपयोग करना अनैतिक है। नंबर 4 गलत रिपोर्टिंग। यह शोधकर्ता के हितों को ध्यान में रख कर किया जाता है। नंबर 5 दोस्तों जानकारी का अनुचित उपयोग। कई बार संगठन में जानकारी का अनुचित उपयोग व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आगे दोस्तों अनुसंधान को अधिक नैतिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय आइए देखते हैं। नंबर 1 सूचित सहमति। सूचित सहमति। जिन व्यक्तियों की सूचित सहमति प्राप्त होती है वे अनुसंधान में स्वैच्छिक रूप से भागीदार होते हैं और वे किसी भी समय शोध अध्ययन से निकल सकते हैं। नंबर 2 रक्षात्मक अनुसंधान अभिकल्प। इसके अंतर्गत
हानिकारक प्रभावों के घटने, उनकी गंभीरता आदि को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों आगे, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इसमें शोध अध्ययन के लिए उन व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास किया जाता है जो संभावित जोखिम के लिए उच्च सहिष्णुता दिखाते हैं। आगे है नंबर 4 दोस्तों, पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन से अनुसंधान के दौरान प्रदत्तों को एकत्रित करते समय होने वाली संभावित हानियों के बारे में अधिक स्पष्टता मिलती है। उनका आकलन किया जा सकता है और उनसे बचने के प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, बाह्य प्रस्ताव की समीक्षा। दूसरों के द्वारा अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा करना जोखिम को कम करने में सहायता पूर्वावधान है। नंबर 6, समव्यावसायिक कूट। समव्यावसायिक कूट समव्यावसायिक कूट की दो विशेषताएं विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला, समव्यावसायिक कूटों को पेशेवरों के विस्तृत शोध अनुभवों द्वारा आगमन रीति से विकसित किया गया है। दूसरा, यह कूट शोधकर्ताओं को उनके शोध के उत्तरदायित्व पर अधिक जोर देते हैं। नंबर 7 है दोस्तों, सरकार के नियम। सरकार के नियमों जैसे राज्य और केंद्रीय कानूनों का निर्माण समाज एवं उसके व्यक्तियों की रक्षा या हितों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसी प्रकार शोधकर्ताओं को भी निश्चित पूर्वावधान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है शोध गंगा और शोध गंगोत्री। ये दोनों INFLIB नेट इनफ्लिबनेट बोल सकते हैं। इनफ्लिबनेट जिसका वर्णन 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भी इनफ्लिबनेट के बारे में। वो हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों, ITC पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए आएगा तो एक बार हम इसमें नोट भी करा देंगे कि हाँ ये इसमें पूछा गया था। चलिए, इनफ्लिबनेट द्वारा स्थापित डिजिटल रिपोजिटरी है। अब शोधकर्ताओं को अपना शोध कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में स्टोर कर इन पर भी अपलोड करना होगा। इससे भावी या वर्तमान शोधकर्ताओं को शोध के लिए स्रोत मिल सकते हैं एवं शोध चोरी की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में विश्वविद्यालयों को शोध चोरी पर नकेल डालने के लिए तुर्नितीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की अनुमति दी है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पेपर प्रस्तुति आलेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी। ठीक है, आइए देखते हैं। पेपर प्रस्तुति पत्र को एक निबंध या सेमिनार में शोध निबंध और पत्रिका में प्रकाशित निबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शोध प्रयास या बौद्धिक अभ्यास का एक परिणाम है। अनुसंधान में शोध पत्र के लिए साहित्य सर्वेक्षण, प्रदत्त संग्रह आदि आवश्यक होते हैं। यह आमतौर पर पत्रिका की संपादकीय नीति का अनुसरण करते हैं। वैचारिक पत्र प्रदत्तों पर आधारित नहीं होते। यह शोध के तथ्यों को तार्किक क्रम और स्पष्ट शैली में प्रस्तुत करता है। यह विश्लेषणात्मक या तार्किक हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा आलेख लेखन आइए देख लेते हैं। एक आलेख संभावित रूप से आपके शोध को
प्रसारित करने और एक प्रकाशन रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सबसे कुशल साधन है। इसको शोध की समालोचना के रूप में भी लिखा जा सकता है। शैक्षणिक जीवन के क्षेत्र जैसे जैसे कि रोजगार प्राप्त करना और अनुसंधान अनुदान जितना भी एक अच्छे प्रकाशन रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। आलेख मुख्य तौर पर प्रकृति में जानकारीपूर्ण होते हैं जो कि शोध विषय को सामान्य रूप से संबोधित करते हैं, जिसमें एक समस्या या प्रश्न, शोध विधि, डेटा, निष्कर्ष, तुलना आदि शामिल रहते हैं। शोध लेख विशेष रूप से एक सहकर्मी की समीक्षा में पाया जाता है। आगे है वैज्ञानिक या चिकित्सा पत्रिका, जैसे कि जर्नल ऑफ चिकित्सा अनुसंधान आदि में प्रकाशित होता है। आलेख चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला अर्थ प्रकाशक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा प्रेरक, चौथा कथा। ठीक है, पहला देखते हैं। अर्थ प्रकाशक है, फिर वर्णनात्मक है, फिर प्रेरक है। प्रेरक में दोस्तों, प्रेरक लेखन अन्य लोगों को अपने दृष्टिकोण के आसपास लाने का प्रयास करता है। और कथा दोस्तों, इसमें चरित्र और संवाद होंगे। ठीक है, कथा में। आगे आलेख को लिखे जाने को निम्न चरण हो सकते हैं। पहला परिचय, यहाँ विचारों की मौलिकता, विचारों का महत्व, लेखन की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। दूसरा अमूर्त बनाना, यह एक 200 से 300 शब्द का दस्तावेज है जो लेख का संक्षिप्त सारांश या विवरण प्रदान करता है। पृष्ठभूमि, तरीके, परिणाम और निष्कर्ष, लेकिन यह सब विषय पर भी निर्भर करता है। एक प्रकाशित पेपर के हिस्से के रूप में एक सार भी आवश्यक है। इसका उद्देश्य रुचि को आकर्षित करना और संभावित पाठकों को प्रेरित करना है। आगे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट, लेख लिखना। इसमें इसमें मुख्य रूप से परिचय, विधि, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष शामिल है। नंबर 4, फ्री राइटिंग और जेनेरिक राइटिंग। फ्री राइटिंग का उद्देश्य आपको लिखना शुरू करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है कि आप लिखना जारी रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एकमात्र व्यक्ति जो आपके इस लेखन को पढ़ेगा वह आप ही हैं। इस चरण में वर्तनी की गलतियाँ, खराब व्याकरण और खराब लिंकिंग समस्या नहीं है। आगे दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट, महिमा साझा करना। आइए देखते हैं महिमा साझा करना। इसमें मूल रूप से अधिक गहन उत्पाद बनाने के लिए विचारों की पूलिंग शामिल है। प्रूफरीडर्स प्रूफरीडर्स तक आसान पहुंच और तेज वितरण इसकी विशेषता है। नंबर 6, पाठ को परिष्कृत करना। प्रकाशन से पहले आपके लेख की समीक्षा अन्य शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। वे न्याय करेंगे कि आपका लेख प्रकाशन के योग्य है या नहीं। नंबर 7, सबमिशन। एक बार जब आप एक लेख प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक पत्रिका का चयन कर लेते हैं तो सबमिट करने की प्रक्रिया उतनी ही सरल होती है जितना कि पत्रिका के लिए संपर्क विवरण खोजने और उनके दिशा निर्देश का पालन करने। आगे देखते हैं दिशा निर्देश का पालन करने की प्रक्रिया। कृपया अपने लेख को विभिन्न पत्रिकाओं में भेजने के प्रलोभन के आगे ना झुकें। आगे दोस्तों हमारा
संगोष्ठी हम देखते हैं। यह आमतौर पर एक औपचारिक सभा है जिसमें संगोष्ठी अ, अ, सभा है जिसमें विशेषज्ञ किसी संबंधित विषय को लघु रूप से संबोधित करते हैं और बाद में उन विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्रोताओं के रूप में संबोधित करता है। इसमें प्रस्तुतियाँ भी तैयार की जाती हैं। संगोष्ठी को एक पत्रिका के रूप में किसी विशेष विषय पर लेखन से भी परिभाषित किया गया है। आगे है दोस्तों हमारा संवर्धन। यह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं और फिर उन विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवर्धन अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के लिए लक्षित होता है, ना कि विशिष्ट दर्शकों के लिए। आगे दोस्तों हमारा सम्मेलन कई लोगों की एक सभा होती है जिसमें लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें सभी सहभागी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। सहभागी व्यावसायिक प्रवृत्तियों और घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। यह एक शैक्षिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन या शांति सम्मेलन हो सकता है। आगे है दोस्तों सेमिनार। आइए देखते हैं। सेमिनार किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञों की लघु कक्षा की तरह होता है। इसे हम कुछ घंटे के नियत समय का अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं। ये साप्ताहिक या मासिक आवर्ती का भी हो सकता है और हर बार हम संबंधित विषयों या उप विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। इसमें लक्षित श्रोता भी विषय से संबंधित होते हैं और वे इसमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। सेमिनार या संवर्धन मुख्यतः अकादमिक परिवेश में होते हैं। आगे है वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस। चलिए आइए देखते हैं। जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से आयोजित किए जाएं तो उनको वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से टीसीपी या आईपी कनेक्शनों पर लाइव बैठक, कॉन्फ्रेंसिंग, प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए वीओआईपी कनेक्शन या फिर कंप्यूटर के स्पीकर और माइक्रोफोन का प्रयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम हडल रूम शब्द का उपयोग भी करते हैं, जिनमें 3 या 6 लोगों के बैठने के लिए स्थान होता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल की नवीनतम मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी वेब आरटीसी है। आगे दोस्तों हम लोग वर्कशॉप देखेंगे, कार्यशाला। आइए देखते हैं। यह सेमिनार से छोटी एवं ज़्यादा केंद्रित होती है। इससे छात्रों को नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। यह ज़्यादातर यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और पाठ्यक्रम का घटक भी हो सकती है। आगे देख लेते हैं। प्रभाव कारक देखते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट फैक्टर। प्रशंसा पत्र की औसत संख्या द्वारा एक शैक्षिक पत्रिका के प्रभाव कारक को दर्शाया जाता है। उच्च प्रभाव कारकों से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एच सूचकांक एक ऐसी सूची है जो कि किसी वैज्ञानिक या छात्र के कार्य के प्रभाव एवं उत्पादकता दोनों को मापने का प्रयास करता है। आगे जी सूचकांक
एच सूचकांक की तरह है और यह एक प्रशंसा पत्र का औसत है। I10 सूचकांक एक लेखक द्वारा लिखी गए शैक्षणिक प्रकाशनों की संख्या को इंगित करता है। आगे है शोध में ICT का उपयोग। शोध में ICT का उपयोग बहुत व्यापक है। इसके बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना मुश्किल है। कई शोध अध्ययन कंप्यूटर और विशेष रूप से ICT के उपयोग के बिना नहीं किए जा सकते हैं, जहां पर जटिल संगणना, डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग अध्ययन के सभी चरणों में किया जाता है। आगे है सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण। SPSS का अर्थ है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। यह सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज है। यह निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करता है। पहला, डेटा दृश्य और परिवर्तनशील दृश्य प्रदान करता है। दूसरा, सांख्यिकीय निष्कर्ष। तीसरा, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण। चौथा, विचरण का विश्लेषण। पांचवा, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण। छठवां दोस्तों, परिकल्पना परीक्षण। टी टेस्ट, ची स्क्वायर, जेड टेस्ट, एनोवा, बाइपार्टाइट चर आदि। नंबर 7, बहुभिन्न रूपी डेटा विश्लेषण। नंबर 8, आवृत्ति वितरण। नंबर 9, लाइन स्कैटर बार आगिव हिस्टोग्राम, पाई चार्ट के लिए विभिन्न ग्राफ का उपयोग करके डेटा एक्सपोजर। ठीक है, आगे है डेटा विश्लेषण उपकरण। ठीक है, डेटा विश्लेषण उपकरण। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो एक पेपर वर्कशीट का अनुकरण करता है। यह कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है जो एक पंक्ति और स्तंभों से मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका में अल्फान्यूमेरिक पाठ या संख्यात्मक मान होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अन्य स्प्रेडशीट पैकेज हैं लोटस 123, क्वाट्रो प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लेन, विस्कैल्क, सुपर कैल्क, प्लान परफेक्ट आदि। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अन्य सांख्यिकी उपकरण। MAS, S प्लस, लिसल, ईव्यू आदि। आगे दोस्तों वर्ड प्रोसेसर पैकेज। एक शब्द प्रोसेसर यानी दस्तावेज तैयारी प्रणाली एक ICT अनुप्रयोग है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के मुद्रण योग्य सामग्री के उत्पादन, रचना, संपादन, स्वरूपण और संभवतः मुद्रण सहित के लिए किया जाता है। प्रोसेसिंग शब्द पैकेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड, अक्षर यानी गुजराती, अमी प्रो आदि। आगे है दोस्तों हमारा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर। एक प्रस्तुति कार्यक्रम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग सूचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, सामान्य रूप से स्लाइड शो के रूप में। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, संपादक जो पाठ को सम्मिलित करने और प्रारूपित करने की अनुमति देता है। दूसरा, सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक चित्रों और एक स्लाइड शो प्रणाली को सम्मिलित करने और
चर बदलाव करने की विधि। आगे दोस्तों यहाँ यह प्रस्तुति पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, कोरेल प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन एप्पल की नोट्स एक्सेट्रा। आगे दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। आगे देख लेते हैं। डेटाबेस जानकारी का एक संगठित संग्रह है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो एक डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न डेस्कटॉप डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबेस या डीबेस 3, फॉक्सबेस, फॉक्स प्रो या विजुअल फॉक्स प्रो, फाइल मेकर प्रो आदि का प्रयोग किया जा सकता है। बहुस्तरीय समर्थन करने वाले वाणिज्यिक डेटाबेस सर्वर ओरेकल, MS SQL सर्वर, साइबेस, इंग्रेस, इन्फॉर्मेक्स, DB2, UDB यानी IBM, यूनिफी, इंटीग्रल आदि है। आगे देखते हैं दोस्तों। विभिन्न ओपन सोर्स डेटाबेस पैकेज है MySQL, SQL, पोस्टग्री SQL, फायरबर्ड आदि। ठीक है दोस्तों, ये ओपन सोर्स डेटाबेस पैकेज है। आगे ब्राउज़र देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अभी हम लोग ICT में भी इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफली। ठीक है, अभी हम लोग शोध में दोस्तों थोड़ा बहुत आता है तो इसमें देखना ज़रूरी है। आगे है ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट के साथ प्रदर्शित करने और बातचीत करने में सक्षम बनाता है। चित्र, वीडियो, संगीत, खेल और अन्य जानकारी आमतौर पर एक वेबसाइट पर एक वेब पेज पर उपलब्ध होती है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, नेट्स्केप, नेविगेटर, क्रोम, गूगल ब्राउज़र, सफारी एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा इंटरनेट उपकरण, इंटरनेट टूल्स देखते हैं। सर्च इंजन दोस्तों गूगल पॉपुलर सर्च इंजन है वर्ल्ड का। याहू, वेब क्राउलर, एक्साइट। आगे है दोस्तों अल्ताविस्टा भी एक सर्च इंजन है। आगे दोस्तों ऑनलाइन डेटा या दस्तावेज प्रबंधन, ऑनलाइन दस्तावेज प्रबंधित करने के लिए है दोस्तों। ऑनलाइन डेटा या दस्तावेज प्रबंधन ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल डॉक्स, MS स्काई ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट 365, ये पेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 और ये दोस्तों फ्री है MS स्काई ड्राइव। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव जो है वो फ्री है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ऑनलाइन डेटा संग्रह, यानी विभिन्न उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने के लिए यह है ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन क्वेश्चनरियर्स, ऑनलाइन सर्वेज, कोलाबोरेशन टूल्स, स्काइप, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल हैंग आउट्स यानी वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, आगे है आधुनिक अनुसंधान उपकरण, मॉडर्न रिसर्च टूल में दोस्तों जोटेरो, इवरनोट। ठीक है, आगे ये क्या था ऑनलाइन फॉर्म्स में, ऑनलाइन क्वेश्चनेरियर्स। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा शोध अभियोगिता अभिक्षमता वाला जो है शोध अभिक्षमता वाला चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बोध पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और वीडियो में जो भी त्रुटि हुआ रहेगा उसको दिल से मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू दोस्तों।